नमस्कार। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह शिक्षा की क्रमिक विकास की यात्रा है और इसलिए इसका हेड रखा हुआ है शिक्षा की यात्रा। और इसमें हम बात करेंगे सन 1813 से 1947 तक। असल में 1813 में एक आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आया कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे किया जाएगा और हर 20 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। और 1813 के इस आज्ञा पत्र के आने के साथ ही भारत में एक विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान था और उस 1 लाख रुपए की राशि को खर्च किया जाना था किस किस पर? भारतीय विद्वान पर, यहाँ पर विज्ञानों के ज्ञान के प्रसार पर, और क्या शिक्षा का माध्यम हो और कौन सा साहित्य पढ़ाया जाए, इस पर खर्च किया जाना था। उस समय 2 दल बन गए और आप ये समझिए कि ये पूरी की पूरी कहानी इतने सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा कि आप 1813 से 1947 तक की पूरी विकास यात्रा समझ सकें कि किस तरह से भारत में शिक्षा का विकास हुआ। ये जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो इस 1813 के आज्ञा पत्र के साथ जो विवाद पैदा हुआ उसमें जो 2 दल बने उन्हें हम प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दल के नाम से जानते हैं। प्राच्यवादी दल में कंपनी के अधिकारी थे, वारेन हेस्टिंग्स महोदय थे, जॉनथन डंकन थे, मिंटो महोदय थे और बंगाल प्रांत के शिक्षा सचिव H.T. प्रिंसेप थे। लोक शिक्षा की सामान्य समिति के मंत्री H.H. विल्सन जी भी इसमें शामिल थे। हालांकि सारा का सारा अगर हम कहें कि नेता कौन था तो आप लॉर्ड प्रिंसेप को इनका नेता कह सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो दल था जिसे हम पाश्चात्यवादी दल के नाम से जानते हैं, उसमें भी कंपनी के कुछ अधिकारी शामिल थे। मिशनरीज थी, चार्ल्स ग्रांट था और अपने यहाँ से राजा राम मोहन राय थे जो ये चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो। इस 1813 के आज्ञा पत्र में एक्चुअली था क्या? आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की राशि थी उस राशि को व्यय किया जाना था साहित्य पर, भारतीय साहित्य पर, भारतीय विद्वानों पर, भारतीय शिक्षा के विकास पर, भारतीय ज्ञान विज्ञान के उत्थान पर। लेकिन 20 साल पूरे के पूरे खर्च हो गए और 1813 से 1833 आ गया और 33 आने पर पुनः समीक्षा की स्थिति आ गई, लेकिन वो 1 लाख रुपए की राशि खर्च की नहीं की जा सकी और इस समय 1833 के आज्ञा पत्र में वह राशि 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई और मिशनरीज को भारत में प्रवेश की सुविधा प्रदान कर दी गई। बंगाल प्रांत की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रांत की सरकारों पर भी स्थापित स्वीकार किया गया और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक पद की वृद्धि कर दी गई और वो पद कौन सा था? वह था कानूनी सलाहकार। और यहाँ इस पद की वृद्धि के साथ ही जिस नए व्यक्तित्व का यहाँ पर आगमन हुआ वो था 10 जून 1834 का समय। कानूनी सलाहकार के पद पर मैकाले का यहाँ पर आगमन होता है और 1813 से 1833 तक जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद पैदा हुआ था और उसमें जो वो 43वीं धारा थी, जिस धारा की व्याख्या की जानी थी कि भारतीय साहित्य से क्या मतलब है, भारतीय विद्वान से क्या मतलब है, यहाँ पर अंग्रेजी का उसका शिक्षा का माध्यम क्या रहे, विज्ञानों का ज्ञान का किस तरह से प्रसारित किया जाए, इस सारे विवाद पर इसको दृष्टिपात करना था और ये मैकाले महोदय यहाँ पर आए, इन्होंने इस पर कार्य किया। वैसे जो उस समय के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे वो इस बात को मान रहे थे कि भारत का स्तर तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ है। एक मुनरो महोदय हुए, उन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा कि यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन
इस पदार्थ के आयात से महान लाभ उठा सकेगा। आप समझिए कि वो कह रहा है कि भारत से हम सभ्यता का आयात कर लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जबकि मैकाले का विवरण पत्र जो आया, मैकाले ने इस समूचे घटनाक्रम का अध्ययन किया और प्रिंसेप ने जो कुछ भी, जो प्राच्यवादी दल का नेता था लॉर्ड प्रिंसेप, उसने जो कुछ भी कहा उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए अपनी बात रखी। हालांकि प्रिंसेप महोदय ने मैकाले ने जो कुछ कहा था उसकी एक एक विचार की धज्जी उड़ा दी कि एक एक चीज़ उसने गलत सिद्ध कर दी। लेकिन वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अंततः मैकाले की बातों को स्वीकार कर लिया गया। 7 मार्च 1834 को बेंटेक महोदय ने उसकी स्वीकृति दे दी और इस तरह से भारत में एक नई व्यवस्था शुरू हो गई, जिसमें मैकाले महोदय ने कहा कि यहाँ पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा और भारतीय विद्वान से मतलब उनका है कि वहाँ के शेक्सपियर, वुडवर्थ वगैरह, इनका यहाँ पर अध्ययन कराया जाए और साहित्य से मतलब भी इनका अंग्रेजी साहित्य से है। कुल मिलाकर के भारतीयता, भारत की प्राचीन शिक्षा के विकास, इस सब पर उन्होंने विराम लगाते हुए अपनी बात रख दी। और ये बहुत चालाक आदमी था मैकाले। एक तरफ से ये कह रहा था कि भारत में जिस तरह से हम देखते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, उसी तरह से ये अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं मिलजुल करके बेल की तरह से ऊपर चढ़ेंगी और सभी का विकास होगा। दूसरी ओर उसने क्या कहा, उसने एक लेटर लिखा था अपने पिताजी को और उस पत्र में जो बात थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपने धर्म के प्रति ईमानदारी से लगाव रखता हो। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया तो 30 वर्ष में या 30 वर्ष पश्चात बंगाल के उच्च वर्ग में कोई भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रह जाएगा। आप समझिए कि कैसी पॉलिसी थी इसकी, कितनी विषैली पॉलिसी थी। वह एक और इस तरह का धार्मिक विशिष्ट अनुष्ठान कर रहा था, यहाँ पर एक भी मूर्ति पूजक शेष नहीं बचेगा। मतलब मानसिक रूप से वह ऐसा कब्जा कर लेगा, यह वो सोच करके चल रहा था। और इधर जो मैकाले का विवरण पत्र आया था उसे कुछ लोग शिक्षा का महाधिकार पत्र बताने में लगे हुए थे, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। उसने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही थी। उसने कहा कि जो भारत की और अरब की शिक्षा का संपूर्ण ज्ञान है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में अलमारी के एक खाने में रखी हुई किताबों से भी कम है। जबकि मैकाले महोदय ने न तो अंग्रेजी वो न तो अरबी पढ़ी थी, न फारसी पढ़ी थी और न संस्कृत पढ़ी थी। ऐसे व्यक्ति ने इस तरह की बात कही और उसका किसी ने खंडन मंडन नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जब आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका ज्ञान जो है इतना कम है, इतना सीमित है। और उसने यहाँ के विज्ञान के लिए कहा कि अगर हम ये ब्रिटेन की लड़कियों को बताएं तो वहां की लड़कियां हंस पड़ेंगी। इस तरह की बात मैकाले महोदय के माध्यम से रखी गई। और जबकि एक जेम्स महोदय थे, उन्होंने उस समय कहा था कि उसकी घोषणाएं व्यर्थ की बकवासों, अपने आप पर अपार विश्वास तथा अहम की मान्यताओं से परिपूर्ण थीं। कभी कभी उनमें सुरुचि का अभाव भी प्रकट होता है। आप ये समझिए कि मैकाले महोदय, जिन्होंने कि बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करके, ये निश्चित था कि वो अंग्रेजी का एक प्रकांड पंडित था और अंग्रेजियत को बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहा था। उसके छुपे हुए उद्देश्य अलग थे। कुल मिलाकर के उनके द्वारा दिया गया एक और सिद्धांत बहुत चर्चा में रहा, जिसे हम कहते हैं अधोगामी निस्संदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या थी? ये कह रहे थे कि जिस तरह से गंगोत्री से चलने वाली गंगा मैदानी एक बहुत बड़े क्षेत्र का सिंचन करती है, उसी तरह से उनका ये अधोगामी निस्संदन सिद्धांत है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी।
इसमें था क्या कि कुछ लोगों के पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि सबकी व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की शिक्षा की हम व्यवस्था करेंगे, जब बाकी लोग उनके संपर्क में आएंगे तो वो भी ज्ञानवान हो जाएंगे। ऐसा मान करके इसने सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत का लबोलवाब ये है। पूरी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, पूरी यानी कि एक टच करते हुए चलेंगे। जो पूरी की पूरी विकास की यात्रा है, जो शिक्षा की यात्रा है, उसमें किस किस तरह से हुई। तो 1813 से 33 आ गया था, और उसके बाद मैकाले के आगमन के साथ में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निपटारा हो गया, और ये तय हो गया कि ये राशि किस पर खर्च की जाएगी। और 33 में फिर आप 20 साल जोड़ लीजिए। आप देखिए 13 में आपने 20 साल जोड़े थे, 33, और उसके बाद फिर उस पर कार्य हुआ। इस तरह 33 में 20 जोड़िए, 1853। तो 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का अवसर आ गया। कंपनी के नियंत्रक जो थे, बोर्ड के प्रधान चार्ल्स वुड, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, और संसदीय समिति ने उस समय की वर्तमान स्थिति जो भी रही हो, उसकी जांच के आधार पर सुझाव और संस्तुति का प्रकाशन 1854 में किया, 19 जुलाई को। और जांच समिति का सदस्य न होने पर भी कंपनी के प्रधान के नाते उसके निर्देशन को माना गया, और 100 अनुच्छेदों वाला यह जो आज्ञा पत्र था, इसे हम वुड का या सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड डिस्पैच नाम से जानते हैं। और इस वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा के परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कुछ बातें ऐसी आई थी जो कि पहली बार आई थी, जैसे कि घोषणा पत्र में जो संस्तुतियां दी गई, उसमें ये तय किया गया कि उत्तरदायित्व किसका रहेगा, शिक्षा के किन उद्देश्यों को लेकर के हम चल रहे हैं, शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा, नवीन योजनाएं कौन कौन सी होंगी। एक नए विभाग की स्थापना की बात थी कि वो जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि स्टेप वाइज सिस्टम इन्होंने दिया, कि अब जो है क्रम से इस तरह से पढ़ाई होगी। ये स्टेप वाइज सिस्टम क्या था कि प्राथमिक स्कूल होंगे, फिर मिडिल स्कूल होंगे यानी 8वीं तक के, फिर हाई स्कूल होंगे, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय। यानी इस तरह से एक स्टेप बाय सिस्टम काम करेगा। और वुड का हिंदुस्तान में इस तरह के सिस्टम को देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना गया। और इसी में इन्होंने जन शिक्षण के प्रसार पर बात की थी। इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो नॉर्मल स्कूल के नाम से थे, उनकी स्थापना की बात की थी। स्त्री शिक्षा के विकास की बात की थी, व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में बात की थी, और शिक्षा को नौकरी से जोड़ने वाली बात रखी थी। और साथ ही प्राच्य साहित्य के प्रोत्साहन हेतु भी इन्होंने इसमें तथ्य दिए थे। और उस समय इन्होंने ये स्वीकार किया कि मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है और इनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। तो आप समझिए वुड डिस्पैच में काफ़ी कुछ ऐसा था जो कि हिंदुस्तानियों को प्रभावित कर रहा था। और इस 1854 को, जो कि 100 अनुच्छेदों का था, एक विशेष रूप से हम इसको स्वीकार करते हैं। और इस समय ये लोग ये सोच तो ये रहे थे कि धीरे धीरे भारत में सारे लोग अंग्रेजी मानसिकता वाले हो जाएंगे, लेकिन भारत में एक अजीब ही घटना घटी। भारत में पढ़ने लिखने के साथ लोगों ने यह भी समझ लिया कि स्वतंत्रता संग्राम कैसे होता है, और उस साहित्य को पढ़ने के साथ साथ इन सारी बातों का अध्ययन किया कि किस तरह से इससे पहले आज़ादी आई। और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने की वजह से मंगल पांडे और बहुत सारे लोग, नानाजी देशमुख, तो इन लोगों के प्रभाव और इन लोगों की व्यवस्था के तहत जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उससे अंग्रेज लोग हक्के बक्के रह गए कि वह शिक्षा यहाँ पर इस तरह का गुल खिलाएगी, इस तरह की स्थिति बनेगी, ऐसा उनकी कल्पना से भी परे था। और इस वजह से लंबे समय तक शिक्षा ठंडे बस्ते में रही। और 1857 के इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1 नवंबर 1857 का दिन था। ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। महारानी विक्टोरिया जो थी, वो भारत की प्रथम साम्राज्ञी के रूप में स्थापित हो गई।
और बहुत लंबे काल तक जो 20-20 साल के अंतर पर समीक्षा हो रही थी वो व्यवस्था खत्म हो गई और भारतीय शिक्षा आयोग से के नाम से एक कमीशन बना 1882 में, जिसे कि हम हंटर कमीशन कहते हैं। और इस हंटर कमीशन को कार्य जो दिए गए और जिस पर इन्होंने संस्तुतियां की, आइए थोड़ा सा इस पर विचार करते हुए चलते हैं। इसका कार्य था प्राथमिक शिक्षा, राजकीय विद्यालय, मिशनरी स्कूल, व्यक्तिगत प्रयास, इन सब पर जो है इसका ध्यान केंद्रित था। इसने जो सिफारिशें की थीं उसमें भारत के हिसाब से नीति क्या हो, प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो, इसका संगठन क्या हो, इसकी आर्थिक व्यवस्था क्या हो, इसको किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से इसका संचालन किया जाए, इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा जाए, और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्था, महिला शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, पिछड़ी जाति व क्षेत्रों पर भी इस 1882 के हंटर कमीशन ने अपनी संस्तुतियां दी थीं। इसका विस्तार, इसकी कमियां, इसकी खूबियां आदि पर अलग से जब हंटर कमीशन पर हम बात करेंगे तो उस समय इसे विस्तार से रखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से यह इन क्षेत्रों को टच करता हुआ निकला था। इन क्षेत्रों पर इसने अपने विचार विमर्श किए थे और 1882 का यह हंटर कमीशन तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ और लॉर्ड कर्जन के सुधार, जिन्हें हम कहते हैं, जो 1901 जिसकी वर्ष माना जाता है, लेकिन जनवरी 1898 नए साल की शुरुआत और कर्जन के रूप में एक नए गवर्नर जनरल का भारत में पदार्पण। ये जो कर्जन महोदय थे, लॉर्ड कर्जन महोदय, ये बहुत विद्वान थे, बहुत कुशल प्रशासक थे और पाश्चात्य सभ्यता के पोषक थे। ये जिस तरह के प्रशासक थे, इन्हें लोग चुस्त दुरुस्त प्रशासकों की श्रेणी में रखते हैं। इन्होंने शिक्षा के सुधार हेतु बहुत से कार्य किए और ये एक प्रभाव, एक छाप छोड़ना चाहते थे हिंदुस्तान पर, और इसी वजह से इन्होंने शिमला सम्मेलन को आहूत किया 1901 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया 1902 में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को इन्होंने पारित कराया। इस सब के पीछे इनकी मंशा ये थी कि अब तक जो सारी की सारी चीजें अंग्रेजी दृष्टिकोण से देखी जा रही थी, भारत में भारत के दृष्टिकोण से देखी जाए, और इसलिए बहुत से लोग जो तात्कालिक थे वो इनका समर्थन करते थे। उधर 1910 में गोखले प्रस्ताव आया। एक सयाजी राव गायकवाड़ जी का परिक्षेत्र था, उन्होंने अपने यहाँ प्राथमिक जो शिक्षा थी उसको निःशुल्क कर दिया था और उससे प्रभावित हुए। इन्हें लगा कि सारी शिक्षा को निःशुल्क किया जा सकता है, तो 1910 के गोखले प्रस्ताव में अनिवार्य वह निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी और इन्होंने सोचा कि हम विधेयक के रूप में जब इसे रखेंगे तब देखते हैं समर्थन मिल जाएगा और निश्चित रूप से ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क पूरे देश को मिलने लगेगी। लेकिन 1911 के गोखले विधेयक विफल हो गया और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सोच केवल सोच बन करके रह गई, उसका कोई फायदा हिंदुस्तानियों को नहीं मिला। फिर 1913 का सरकारी प्रस्ताव आया जो शिक्षा की नीति के संबंध में था। इस समय तक समूचा हिंदुस्तान प्राथमिक शिक्षा की तीव्रता को महसूस कर रहा था। दिसंबर 1911 जाने को था और 1912 आने को था। इस दिसंबर में बहुत बड़े बड़े शैक्षिक परिवर्तन हुए। दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए और इन्होंने दिल्ली दरबार में शिक्षा के ऊपर 50 लाख से अधिक अतिरिक्त धनराशि को व्यय करने का आदेश दिया। 6 फरवरी 1912 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने कहा, उन शब्दों को मैं आपके समक्ष रखता हूं
कि मेरी इच्छा है कि समस्त देश में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछ जाए, जहां से उद्योगों, कृषि एवं जीवन के समस्त व्यवसायों में कुछ करके दिखाने वाले माननीय नागरिक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके निकला करें। इन्होंने जो इस तरह की बात की, इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा और समूचे परिक्षेत्र में ये लगने लगा कि हाँ, अब अंग्रेज भारतीय शिक्षा की व्यवस्था पर कार्य करने लगे हैं और इससे दिशा मिलेगी। और इसका प्रभाव पड़ा भी। इसी के फलस्वरूप सरकार के शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव, जिसे हम 1913 का प्रस्ताव कहते हैं, वो उन्हें लाना पड़ा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और महिला शिक्षा संबंधी प्रावधान थे। इन प्रावधानों की वजह से भारत में शिक्षा जगत का जो इससे पहले का आकाश था उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा और कई शिक्षाविद जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में प्रकाश में आए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, जिसे कि हम सैडलर आयोग 1917 कहते हैं। उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो इस तरह की थी कि जो ये इंटर वगैरह की व्यवस्था है, ये विश्वविद्यालय शिक्षा के तहत ही आती थी। 14 सितंबर 1917 ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो वहीं के जो लीड्स विश्वविद्यालय था उसके कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर बनाए गए और इन डॉक्टर माइकल सैडलर के नाम पर ही इस आयोग को सैडलर कमीशन भी कहते हैं। और इस सैडलर कमीशन ने निश्चित रूप से बहुत प्रभावी कार्य किया। तात्कालिक लोग तो ये मानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा पर इनका काम सबसे बढ़िया था, लेकिन इसने माध्यमिक शिक्षा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा, अन्य विश्वविद्यालयी शिक्षा व महिला शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के गठन आदि के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। और सैडलर कमीशन को कुछ लोग ये मानते हैं कि जो भारत का आज़ादी के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग बना उसमें वो सैडलर कमीशन ने काफ़ी कुछ लिया। लेकिन इस बीच 1917 का ये सैडलर कमीशन, इसने इन चीज़ों पर अपने विचार दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और भारत में वैध शासन व्यवस्था लागू हुई और इस शिक्षा की प्रगति में कुछ तीव्रता का आभास होने लगा था। इस बीच साइमन कमीशन भारत आया, जो कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक परिक्षेत्र में था। 8 नवंबर 1927 साइमन कमीशन का भारत आना और जो राजनीतिक समस्याएं पैदा हो रही थी उनके निवारण के लिए इसको कार्य करना था। जगह जगह साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे और इसने शिक्षा के विकास के लिए शैक्षिक स्थिति की जांच हेतु सर फिलिप हार्टॉग को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया और इन्होंने जो हार्टॉग कमेटी बनाई 1927 से लेकर 1929 तक जिसने कार्य किया, इसका मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में था। हालांकि इसने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी कार्य किया था, लेकिन इसने ये पाया कि भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है अपव्यय व अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। अब ये वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन क्या है, अपव्यय अवरोधन क्या है? इनका मतलब ये था कि जो लोग शिक्षा पढ़ शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसके बाद अपने आप को ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो उन पर जो धनराशि व्यय की गई उसका अपव्यय हो गया। और जो विद्यार्थी एक ही क्लास में कई बार पढ़े हुए हैं, लगातार पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पर वो अवरोधन हो रहा है और इसकी वजह से भारत में शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसा इस कमेटी का मानना था, हार्टॉग कमेटी का। तो हार्टॉग कमेटी की अपव्यय व अवरोधन की समस्या इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक इससे प्रश्न आते रहे और ये अपव्यय अवरोधन की समस्या उस काल की एक विशेष समस्या के रूप में परिलक्षित की गई, चिन्हित की गई। भारत में वर्ष बीतते रहे और
वुड एबट रिपोर्ट 1936-37 प्रस्तुत हुई। यहाँ पर एक शंका देखने को मिलती है कि विद्यार्थी लिखते वक्त वुड और एबट को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि 1854 में वुड का डिस्पैच आया था, तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि ये वुड एबट एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति नहीं था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सलाह पर व्यावसायिक शिक्षा के उच्चीकरण हेतु भारत सरकार ने 10 विशेषज्ञों को बुलाने की मांग की थी ब्रिटेन से, और वहां से इंग्लैंड की शिक्षा परिषद था बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 2 लोगों को भेजा था। वो 2 लोग कौन थे? एक थे C.S.H. वुड, शिक्षा परिषद के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे वहां पर, और दूसरे थे श्री एबट। तो ये C.S.H. वुड और एबट महोदय अलग अलग थे। तो जो श्री एबट थे वो शिक्षा परिषद के टेक्निकल स्कूलों के अवकाश प्राप्त चीफ इंस्पेक्टर थे। तो अब इन लोगों को जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, इस रिपोर्ट में C.S.H. वुड ने जो हिस्सा लिखा था उसमें सामान्य शिक्षा के संगठन की बात थी, और दूसरा जो श्री एबट ने व्यावसायिक शिक्षा व संबंधित समस्याएं, इस हेड से अपनी बात रखी थी। उक्त पर काम करके इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1936 और 37 में इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। 36 से इन्होंने काम करना प्रारंभ किया था। तो इसके भी 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था सामान्य शिक्षा संबंधी सुझाव, और दूसरा था व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव। और ये सुझाव भी काफ़ी कुछ व्यावहारिक धरातल पर थे, लेकिन अंग्रेजों का सारा कार्य में एक बात सन्निहित रहती थी कि उनके देश का विकास हो, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी परंपराएं, उनकी मिशनरीज, इनको खुले हस्त कार्य करने का मौका मिले, और उस तरह से भारत में शिक्षा को प्रश्रय दिया जाए जिसमें कि कहीं न कहीं अंग्रेजी के उत्थान की योजनाएं शामिल हो। इस बीच भारत में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, और उनकी गति जो है तीव्र होती जा रही थी। इधर सार्जेंट कमीशन के रूप में 1944 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उस सार्जेंट कमीशन ने। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में बटलर योजना के अनुरूप कार्य किया गया था। तो अब भारत में भी ये महसूस किया जा रहा था कि किसी तरह की किसी योजना पर कार्य किया जाए। इसी तरह भारत में सर जॉन सार्जेंट ने विस्तार के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी योजना को प्रस्तुत किया, और ये जो योजना थी ये बहुत व्यापक योजना थी, और इसे हम कह सकते हैं कि सचमुच ऐसा लगा कि हाँ, ये भारतीयों ने बनाई होगी। लेकिन इसमें एक छिपी हुई बात थी। वो बात ये थी कि इस पूरी योजना को बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत हमेशा ब्रिटेन से 20 साल पीछे रह जाए। आप ये समझिए कि ये बड़े नियमों से होता हुआ कार्य दिखाई पड़ता था अंग्रेजों के समय में, लेकिन उनके पीछे जो छिपी हुई मंशा थी वह कोई कोई ही भांप पाता था। तो इस सार्जेंट कमीशन रिपोर्ट में जिन जिन बिंदुओं पर विचार किया गया, उसमें मुख्य रूप से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की बात पर विचार किया गया, प्राथमिक और बेसिक शिक्षा की बात पर विचार किया गया, हाई स्कूल शिक्षा पर भी इनका ध्यान गया। इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राविधिक, कला, वाणिज्य की शिक्षा, इस पर भी इनका ध्यान गया। आप समझिए लगभग सभी क्षेत्रों को ये टच करते हुए निकले, और सब पे इन्होंने काम किया। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर भी अपनी बात की, इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पर भी अपने तथ्य रखे, और छात्रों के स्वास्थ्य पर भी विचार विमर्श किया। आप समझिए इतना व्यापक प्रावधान, इतनी व्यापक तथ्य विश्लेषण इससे पहले नहीं हुआ था। और छात्र स्वास्थ्य के साथ इन्होंने विकलांग शिक्षा पर, जो विभिन्न सामाजिक क्रियाएं थी उन पर, जो शैक्षिक प्रशासन था, शिक्षा प्रशासन था उस पर, और सेवा योजनालय का एक विशेष सुझाव दे करके एक बहुत बड़ा कार्य किया। और भारत में महसूस किया गया कि ये सबसे बड़ा कार्य सार्जेंट कमीशन ने किया है। लेकिन 1944 में सार्जेंट कमीशन की रिपोर्ट आई। जिस तरह से उधर 1854 की व्यवस्था कायम नहीं हो पाई थी और 18 स्वतंत्रता संग्राम हो गया 1857 का, उसी तरह से 1944 की रिपोर्ट तो आई, लेकिन 1947 में हम आज़ाद हो गए। फिर हमारी अपनी व्यवस्थाएं हुई, हमारे अपने कमीशन बने, उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने शिक्षा के क्रमिक जो यात्रा रही
सन 1813 से, जो कि सामान्य रूप से शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में रहती है, तो सन 1813 से 1947 तक की यात्रा पर बात की। मैं समझता हूँ कि आपने इसे कहानी की तरह सुना होगा, और इसको अगर आप सुनेंगे तो इसमें कई प्रश्नों के उत्तर निहित हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में भी मदद करेंगे। आगे इसमें से एक एक कमीशन जो जिस तरह पाठ्यक्रम में है उस पर अलग से बात की जाएगी, आज़ाद भारत के कमीशन पर अलग से बात की जाएगी। और शिक्षा के विकास का 1813 से 47 तक देने का मतलब ये नहीं है कि इससे पहले विकास नहीं हुआ। उससे पहले वैदिक एजुकेशन, बौद्ध एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन और करके शिक्षा का विकास क्रम जारी था। लेकिन यह उस शिक्षा की व्यवस्था है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन व्यवस्था और गैर शासन के तहत की गई। और आप इसको बार बार सुन करके एक शैक्षिक पृष्ठभूमि बना सकते हैं, जिससे कि आप पे आगे सब कुछ समझने में आसानी हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।